हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है जनसंख्या। चैप्टर 6 से पहले हमने 1 2 3 4 5 पांचों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है। एक तो है थ्योरी वाली और एक है एमसीक्यू वाली। आपको थ्योरी देखनी है या एमसीक्यू देखनी है, अपने अनुसार प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी है 6, 7 और 8 क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी, अगर आपको देखनी है थ्योरी या एमसीक्यू तो आप मेरा चैनल को ओपन करके उसमें प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर जो भी आपको देखना हो उसको देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जनसंख्या। ठीक है, पहले हम इस चैप्टर की थ्योरी देखेंगे, बाद में हम इस चैप्टर के देखेंगे एमसीक्यू। आइए शुरू करते हैं। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? ठीक है, ये सारी चीज हम विचार कर रहे हैं कि ये ऐसे क्यों होता है। समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी कि उस देश की जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक मतलब वो कोई देश कितना अमीर है, कोई देश कितना गरीब है, ये किस पर निर्भर करता है कि वहां के लोगों का मतलब वहां के जो जनसंख्या है वो कितनी मानव संसाधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, और कितनी जनसंख्या इस योग्य है कि वो अपने देश के लिए कुछ कर रही है। ठीक है, इस संसाधन मानव संसाधन के बारे में हमने पढ़ा है, या तो मैंने 9th क्लास में पढ़ाया था या फिर मैंने 10th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ाया था। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा मैंने कौन सी ज्योग्राफी में कराया था, और 8th क्लास की में भी कराया था। तो मानव संसाधन क्या होता है? मानव संसाधन होता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो अपने देश के लिए कुछ भी कर रहा है, कुछ भी मतलब चाहे वो मजदूरी कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, नर्स है, कोई कुछ भी काम कर रहा है सुबह से शाम तक, चाहे कोई महिला हाउस वाइफ है, वो भी तो घर का काम कर रही है ना। घर का काम कर रही है तो उस परिवार के जो जेंट्स लोग हैं वो बाहर काम करने जा रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो पढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो घर में पूरे दिन घर की देख रेख कर रही है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का जो योग्य है और किसी काम को करने में सक्षम है, वो क्या हो गया? वो हो गया मानव संसाधन। ठीक है, वो क्या हो गया? मानव संसाधन हो गया। अब देखिए, मानव संसाधन जितना अच्छा होगा, यानी कि किसी भी देश के लोग जितने ज्यादा योग्य होंगे, मतलब पढ़े लिखे होंगे, तो उतना ही ज्यादा वो अच्छा काम करेंगे, तो उस देश का जो आर्थिक विकास है उतना ही ज्यादा होगा। अब जैसे हमारा देश है, ठीक है, अब इन सालों में जो अभी वर्तमान में सालें चल रही हैं, जो वर्तमान टाइम चल रहा है, उस टाइम में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ठीक है, हर बच्चा पढ़ रहा है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है। लड़की भी यहाँ भी पढ़ रही है, लड़के भी पढ़ रहे हैं, सभी डिप्लोमा भी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कहीं कुछ ना कुछ करेंगे अपने जीवन में, आगे कुछ ना कुछ काम करेंगे देश के लिए। तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो किसके काम, उससे क्या होगा? हमारा जो देश है वो अ, अमीर होगा। ठीक है, आपकी सरल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो क्या होगा? अमीर होगा। अमीर होगा मतलब अर्थव्यवस्था का विकास होगा। ठीक है, तो इसलिए किसी भी देश में ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि वहां का मानव संसाधन कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही है, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था। अब देखो, इन्होंने एक उदाहरण दिया है। इन्होंने बोला है कि कोई एक चट्टान है जो कोयले की चट्टान है। ठीक है, अब वो, हम जिसको नहीं पता कोयले के बारे में, वो मात्र एक चट्टान है। ठीक है, हम उसको देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, एक पहाड़ है, कोई बात नहीं है। लेकिन जिस समय हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये कोयला है और हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है, संसाधन के रूप में, तो वो जिस समय हमें उसकी टेक्नोलॉजी पता चल गई कि हमें कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है, किस तरह से उसको यूज करना है, जिस समय हमें ये सारी बात पता चल जाएंगी उस चट्टान के विषय में, तो वो चट्टान केवल एक चट्टान नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगा? वो हमारे लिए एक संसाधन बन जाएगा। तो किसी भी वस्तु की जो किसी भी वस्तु के अंदर जो उपयोगिता है, उपयोगिता मतलब वो किसी भी व्यक्ति के कितना काम आ रही है, वो उसको संसाधन बनाता है। ठीक है, अब जैसे कोई तालाब है, उसमें गंदा पानी भरा हुआ है, तो वो क्या है? वो एक तरह से जल संसाधन नहीं है, क्योंकि वो दूषित पानी है, वो किसी काम नहीं आ रहा। एक दूसरा तालाब है, उसमें एकदम प्योर पानी है, ठीक है, साफ पानी, उसमें कई बार लोग भी पानी पी रहे हैं, लोग नहीं पी रहे हैं, जानवर पी रहे हैं, उसमें से पानी निकाल के लेके आ रहे हैं, खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? जल संसाधन हो गया। अब देखो, दोनों तालाबों में पानी है, लेकिन एक तालाब का पानी हम यूज कर रहे हैं, दूसरे तालाब का पानी हम यूज नहीं कर सकते। तो जिसका यूज कर सकते हैं वो क्या हो गया? संसाधन। जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वो क्या हो गया? वो हमारे लिए वेस्ट है, बेकार है। ठीक है, तो किसी भी चीज की उपयोगिता ये निर्धारित करती है कि वो संसाधन है या नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है, प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ है, सुनामी है। जब किसी घनी आबादी वाले शहर
गांव या शहरों को ये प्रभावित करती हैं तो ये क्या कहलाती हैं, ये आपदा कहलाती हैं। ठीक है, बाढ़ या सुनामी जब किसी घने शहर या गांव को प्रभावित करती हैं तो ये क्या कहलाती है, आपदा कहलाती है ना। अब देखो समुद्र में भी तो सुनामी बहुत सारी उठती है, लेकिन अगर किसी देश को प्रभावित नहीं कर रही है तो वो उनके लिए आपदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। यह एक संदर्भित बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ तथा महत्व को ज्ञात किया जाता है। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मनुष्य के लिए ही महत्वपूर्ण है ना। ये जो प्राकृतिक चीज है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बाढ़ आ रही है जैसे समुद्र है, नदियों में बाढ़ आ रही है तो समुद्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, विनाश हो रहा है तो बहुत सारी जो प्राकृतिक चीजें उन वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होती है, लेकिन मानव के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल तथा पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है इसमें, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, इस पैरा का मतलब ये है कि हमें जनगणना क्यों करनी चाहिए। जनगणना का क्या मतलब है कि हमें ये काउंट करना है कि हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं। अब ये बताओ हमें काउंट ही क्यों करना है कि हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं, कितने भी रह रहे हो क्या फर्क पड़ता है। इस पैरा में इन्होंने ये बताया है कि किसी देश में या किसी भूभाग पर कितने व्यक्ति रह रहे हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि उस क्षेत्र विशेष में कितने लोग रह रहे हैं तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमें कितनी कृषि करनी चाहिए ताकि उन सभी लोगों का पेट भरा जा सके। हमें कितने संसाधनों की जरूरत है, हमें कितने कोयले की जरूरत है, कितने डीजल की जरूरत है, हमें कितने पानी की जरूरत है, कितना हमें स्थल की जरूरत है, और संसाधन अगर सीमित है तो हमें उनको किस तरह से यूज करना है कि सभी देशवासी उसका यूज कर सके। ठीक है, तो हम जनगणना क्यों करते हैं, ताकि हम इन सब चीजों के बारे में पता लगा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, यानी कि अगर किसी देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषता है। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनगणना से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। अब देखिए हम अपने देश की, जैसे भारत की जनगणना होनी थी 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना आ गया उसकी वजह से नहीं हो पाई, फिर चुनाव आ गए तो नहीं हो पाई। मे भी कि 2025 में ये जनगणना होगी। तो जनगणना में केवल ये काउंटिंग नहीं होती है कि कितने लोग हैं, जबकि हर एक चीज उसमें लिखी जाती है। जनगणना में क्या लिखा जाता है, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, और कितने जवान हैं, कितने बुढ़े हैं। ठीक है, 19 साल से कम के कितने हैं, 15 साल से कम के कितने हैं, 21 साल से ज्यादा के कितने हैं। ठीक है, 60 साल से कम के कितने हैं। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे देश में कितने संसाधन हैं और उसको प्रयोग करने वाले कितने लोग हैं, तो हमें कितने और संसाधनों की जरूरत है। ठीक है, तो इन सब चीजों का पता लगाया जाता है। हमें पता लगाया, हम जो सरकार है वो पता लगा सकती है कि इस एरिया में इतने लोग रह रहे हैं तो हमें इतने लोगों को रोजगार देना है, तो हमें उस तरह के अवसर प्रदान करने हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, या खाने की व्यवस्था है या कुछ भी है। अब देखो हमारी देश की जनगणना पहले से है, सबके पास आधार कार्ड है ना। तो जैसे ही कोरोना आया गवर्नमेंट ने क्या किया, गरीबों के लिए फ्री में अनाज उपलब्ध कराया, और उन्होंने घोषणा कर दी कि अगले 1 साल तक या अगले 6 महीने तक हम फ्री में आपको अनाज देंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री, मुफ्त कर दिया उन्होंने कि फ्री में आपको अनाज मिलेगा। तो अगर उनके पास ये अनुमान ही नहीं होता कि उनके देश में कितनी जनसंख्या है तो वो कैसे ये पता लगाते कि भाई हमारे पास इतना अनाज है, अगर हम गरीबों में फ्री में बांटेंगे तो कितने दिन तक हम बांट सकते हैं। जब हमें काउंटिंग पता होगी कि भाई हमारे देश में इतने लोग हैं तभी तो हम कोई चीज बांट सकेंगे। अब जैसे रोड बना रहे हैं या कोई टैक्स लगा रहे हैं तो हम कैसे टैक्स लगाएंगे लोगों पर जब तक हमें यही नहीं पता कितने लोग हैं। अब मान लो अनुमान हमें पता है कि हमारे देश में कितने हैं, 1 लाख लोग हैं, तो हमने सोचा अगर हम 2-2 रुपए भी सब पे टैक्स लगाएंगे, ठीक है, तो 2 लाख रुपए टैक्स के आ जाएंगे। तो हम उस 2 लाख से क्या कर सकते हैं, रोड बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, विद्यालय बना सकते हैं, और आपके हॉस्पिटल है, और आपके कोई फैक्ट्री वगैरह लगा सकते हैं सरकारी। ठीक है, कोई जल परियोजना है जिससे जल अच्छे से उपलब्ध हो, कोई बिजली की फैक्ट्री, मतलब अलग अलग तरह की चीजें। तो जब तक हमारे पास 2 लाख रुपए नहीं आएंगे तो हम, जो सरकार है वो कैसे काम करेगी। सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, उसके घर में से थोड़ी आता है, सरकार के पास पैसा आता है टैक्स का पैसा। तो कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स की उगाही होगी, कितने परसेंट लोग टैक्स देंगे, कितने परसेंट लोग नहीं देंगे, ये सारे आंकड़े हमें कैसे पता चलते हैं, जनगणना से।
ठीक है, हमारे देश में लड़कियों की कमी हो रही है, तो हमें क्या करना है, लड़कियों को प्रमोट करना है कि भाई ज्यादा से अगर लड़कियां तुम्हारी पैदा हो रही है तो तुम उन्हें मत मारो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ। ठीक है, अगर हमारे देश में लड़कों की कमी चल रही है, किसी तरह से लड़के कम हो रहे हैं, तो फिर हमें उस तरफ ध्यान देना है कि भाई लड़कों की संख्या क्यों कम हो रही है, क्या कारण है, और हम क्या कर सकते हैं इनको बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें, ये कोई भी सरकार उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, राज्य की सरकार है तो राज्य की जनगणना पता होनी चाहिए, और देश की सरकार मतलब केंद्र की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री वाला जो पद है, अगर उसकी उस पर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसके देश में कितने व्यक्ति हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है वो है ये, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में आधिकारिक जनगणना, आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। आधिकारिक मतलब ऐसा नहीं है कि अब भाई किसी व्यक्ति का मन आया, उसने गिन लिए कितने लोग हैं शहर में, तो हम उसने बोल दिया कि हाँ भाई मैंने काउंट कर लिया 1,000 लोग हैं, ये नहीं मानी जाएगी जनगणना। जनगणना क्या मानी जाएगी कि जब आधिकारिक तौर पर गणना की जाएगी, आधिकारिक मतलब सरकार जब जनगणना कराएगी तब ही, जो जब सरकार गणना कराएगी तभी हम उसको क्या बोलेंगे, जनगणना बोलेंगे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली बार 1872 में जनगणना की गई थी। कब की गई थी, 1872 में की गई थी। तो किसने की थी, अंग्रेजों ने की थी। अब क्यों की थी उन्होंने जनगणना, उन्होंने जनगणना इसलिए की थी कि उन्हें हमारे देश पे शासन करना था, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कितने लोगों पर शासन करना है, उन्हें पता होना चाहिए कि इतने लोगों के लिए हमें कितनी पुलिस रखनी है, कितनी फोर्स रखनी है। ठीक है, इसमें कितने लोग जो पढ़े लिखे हैं वो हमारे काम के हैं, अगर कम है हमारे काम के पढ़े लिखे लोग तो भाई इन्हें पढ़ा दो। मैकाले की जो शिक्षा नीति थी वो क्या थी, इस इन जनगणनाओं के आधार पर उसने देखा कि भाई हमारे काम के लोग तो है नहीं, ये तो संस्कृत पढ़े हुए हैं, संस्कृत हम जो अंग्रेज लोग हैं वो संस्कृत नहीं जानते थे, तो उन्होंने क्या किया, मैकाले ने बोला कि इनको इंग्लिश पढ़ाओ, और हमें इस हिसाब से इंग्लिश पढ़ाना है कि ये हमारे गुलाम बनकर रहे। तो उन्होंने केवल और केवल यूरोप का इतिहास पढ़ाया, भारत का नहीं। ठीक है, उनका मेन मकसद क्या था कि गुलाम बनकर रहे, तो वो केवल हमें इतना पढ़ाना चाहते थे जिससे हम उनके गुलाम यानी कि उनके देख रेख में हम नौकरी चाकरी करते रहे। ठीक है, वो ये चाहते थे। अब देखिए नेक्स्ट इसमें बोल रहे हैं कि ये जो जनगणना थी 1872 में, ये तो मोटी मोटा जनगणना अपने सुविधा के अनुसार उन्होंने कर ली थी, लेकिन जो ठीक से जनगणना की वो कब हुई थी, वो हुई थी 1881 में। ये संपूर्ण जनगणना कही जा रही है। लेकिन अगर मैं अपना व्यू रखूं, अपना विवेक से मैं बताऊं आपको, तो ये भी पूर्ण जनगणना नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिनमें रियासतें चल रही थी, और जो अंग्रेज थे उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था उस समय भी। ठीक है, 500 के लगभग रियासतें थी, कुछ रियासतों में अंग्रेजों का कोई इंटरफेयर नहीं था। तो जाहिर सी बात है, जिन क्षेत्रों में अंग्रेजों का कोई मतलब नहीं होगा उन क्षेत्रों में ये जनगणना नहीं की गई होगी। ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं, आजादी से पहले के जो आंकड़े हैं, जो हमारी जनगणना के आंकड़े हैं, उनको हमें 100% सही नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने हिसाब से जनगणना करी थी। उन्हें जिस क्षेत्र में उनका शासन था, केवल उन्होंने उसी क्षेत्र की जनगणना करी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, उसी समय से प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है। ठीक है, कब से हो रही है, 1881 से। ठीक है, 1881 से हमारे यहाँ हर 10 साल में जनगणना होती है, जो कि 2021 में होनी थी और नहीं हुई कोरोना की वजह से। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। अब देखिए, मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या, अब देखिए जो लास्ट जनगणना हुई है, ठीक है, वो कब हुई है, वो भारत में हुई है 2011 में। 2021 में होनी थी, नहीं हुई। अगर 2021 में हो गई होती तो अपडेट हो गई होती एनसीईआरटी, और हम 2021 वाली जनगणना पढ़ रहे होते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं 2011 वाली जनगणना। तो जो भी चीजें दी हुई है वो सारी सारी 2011 की जनगणना के अनुसार दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,01,06 थी। सॉरी सॉरी 12,106 लाख थी। ठीक है, 12,106 लाख थी, लगभग लगभग 121 करोड़ हम इसको बोल सकते हैं, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17% थी। ठीक है, नेक्स्ट है, यह 12.1 करोड़ लोग भारत में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। भारत की भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। विश्व के स्थलीय भूभाग का केवल 24% है। अब देखिए आगे इन्होंने चित्र के द्वारा समझाया है, तो मैं उसमें ही आपको समझाऊंगी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, यानी कि सबसे ज्यादा जो लोग रह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, जहाँ की कुल आबादी लगभग लगभग 19 करोड़ है। ठीक है, 19 करोड़ 90 लाख है।
ठीक है, और इसमें लाख के हिसाब से दे रखा है, आप लोगों ने करोड़ ही सुना है, तो मैं इस हिसाब से आपको करोड़ में ही बता रही हूँ। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% भाग निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है। ठीक है, अब देखो उत्तर प्रदेश में कितने हैं, लगभग लगभग 20 करोड़ लोग रह रहे हैं। ठीक है, जबकि जो हमारा सिक्किम है उसमें कुल 6 लाख ही रह रहे हैं, तो कितना ज्यादा डिफरेंस है। और अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो वहां पर 64,000 ही लगभग लोग रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। अब देखो ये बड़े बड़े राज्य हैं, तो इनमें ही निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है, जिसकी आबादी लगभग कुल जनसंख्या का 5.5% है। ठीक है, नेक्स्ट हम पहले ये देख लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारी पूरा देश है, ये जो सर्कल है ये क्या है, हमारा पूरा देश है। उसमें से कितना बड़ा हिस्सा कहाँ है, यूपी में। 16% आबादी कहाँ रह रही है पूरे भारत की, यूपी में। 9% रह रही है महाराष्ट्र में, और 9% रह रही है बिहार में। 8% रह रही है पश्चिम बंगाल में, 7% रह रही है आंध्र प्रदेश में, और ये प्रतिशत दिए गए हैं। और 1% कहाँ रह रही है उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में। ठीक है, ये देखो दिल्ली के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है जनसंख्या, क्योंकि जो भूभाग है वो बहुत कम है। और अगर उसके मुकाबले हम देखें कि जो जम्मू कश्मीर है वो उसका भूभाग में यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है, उसकी जो जमीन है वो बहुत बड़ी है। जम्मू कश्मीर की जमीन बहुत बड़ी है, दिल्ली की जमीन बहुत छोटी है। तो बहुत छोटी जमीन पर भी 1% लोग रह रहे हैं, और बहुत बड़ी जमीन पर भी कितने परसेंट रह रहे हैं, 1% रह रहे हैं। तो ये तो बात होगी इसकी। अब देखो ये भारत का मैप दे रखा है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। उसके बाद कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में, बिहार के बाद आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस तरह से क्रम इन्होंने ऊपर दिया हुआ था। और कोई मैप दे रखा है, वर्ल्ड मैप नहीं दे रखा। अगर वर्ल्ड मैप दे रखा होता तो मैं उसमें आपको बता देती। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट इसमें बोला है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। असमान वितरण से मतलब है कि देखो भाई, कहीं किसी राज्य में तो इतनी सारी जनसंख्या है और किसी राज्य में इतनी कम जनसंख्या है। ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि किसी राज्य में सुविधाएं ज्यादा हैं, किसी राज्य में कम है। अब उत्तराखंड में खड़े पहाड़ हैं, ठीक है, तो पहाड़ों पे तो लोग नहीं रहेंगे, वहां पानी की भी प्रॉपर सुविधा नहीं है, बिजली भी नहीं है, वहां नेटवर्क भी नहीं आते हैं। ठीक है, टीवी वगैरह भी नहीं चला सकते हो, बच्चों के पढ़ने की सुविधा भी अच्छी नहीं है। तो वहां पर लोग क्या करते हैं, कम रहते हैं, है ना। तो जो लोग रह रहे हैं केवल वही रह रहे हैं, और उनमें से भी कुछ लोग नौकरियां ढूंढने के लिए नीचे आ जाते हैं। नीचे यानी उत्तर प्रदेश में, आपकी दिल्ली में, इन सब शहरों में आ जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए, और कुछ दिन बाद अपने परिवार को भी ले आते हैं, तो वो उत्तराखंड को छोड़ ही देते हैं। तो ये जो असमान वितरण है ये क्यों है, क्योंकि ये भौगोलिक जो विस्तार है भारत का, ये उसकी वजह से है। अब देखिए, सिक्किम में खड़े पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है, तो कम लोग रहेंगे। उत्तराखंड में कम लोग रहेंगे, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, आधा जम्मू कश्मीर बर्फ से ढका रहता था। अभी देखो ये पुराना नक्शा है, अभी क्या है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो गए। ये लद्दाख का हिस्सा तो नहीं, यहाँ से है लद्दाख। लद्दाख तो ये सारा है, और जो ये छोटा सा एरिया दिख रहा है ना, ये बस इतना ही जम्मू कश्मीर है, लगभग इतना जम्मू कश्मीर है, बाकी का लद्दाख है। ये पुराना मैप है। ठीक है, आपको पता है ना, 2021 में जो मैप है वो चेंज हो गया है, ये नया राज्य बन गया है। तो इसमें जो असमान वितरण है उसका मेन कारण है, जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें क्या है, जनसंख्या कम है। ठीक है, ये जो पहाड़ी इलाके हैं इनमें जनसंख्या कम है क्योंकि सुविधाएं कम है। राजस्थान में जनसंख्या कम है क्योंकि इतना भाग में क्या है, रेगिस्तान है, वहां ना रह सकते हो ना कुछ कर सकते हो, तो यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। फिर वहीं मध्य प्रदेश, सॉरी, महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा है कि वहां पे कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सूखा है। ठीक है, सूखा यानी कि पानी की कमी है, तो वहां पे भी कुछ इलाकों में कमी है। बाकी सबसे ज्यादा कहाँ है लोग, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। अब देखो ये कहाँ है, गंगा गंगा यमुना के दोआब में बसे हुए हैं शहर। गंगा गंगा नदी जो है वो पानी के लिए बहुत अच्छी है, गंगा यमुना दोनों। और प्लेन जमीन है, प्लेन है ना, मकान बनाने में कोई दिक्कत है ना किसी चीज में कोई दिक्कत है, तो सबसे ज्यादा लोग जो है वो यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, अब देखो मध्य प्रदेश इतना बड़ा है, तो और मध्य प्रदेश में कम लोग रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाके में लोग कम रहते हैं क्योंकि सुविधाएं कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आइए देखो। अभी मैंने बताया आपको जो मध्य प्रदेश का बताया था, मध्य प्रदेश का है, इसमें मध्य प्रदेश दिया होगा कहीं। देखो मध्य प्रदेश में कुल 6% लोग रहते हैं, जबकि क्षेत्रफल कितना बड़ा है। उसका मेन कारण क्या है कि वहाँ पहाड़ है, वन है, तो वहां पर क्या है, सुविधाएं जहाँ कम होंगी वहां जनसंख्या भी कम होगी। जनसंख्या कहाँ होगी, जहाँ सुविधाएं ज्यादा होंगी।
अब दिल्ली में इतनी ज्यादा जनसंख्या क्यों है? क्योंकि यहाँ रोजगार है, ठीक है, छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है, गुजर बसर कर सकते हो आप, प्लस यहाँ बिजली आती है दिन रात, ठीक है, यहाँ की बिजली बहुत कम कटती है। तो ये सारे कारण है जो किसी भी स्थान पर लोग ज्यादा रहते हैं। देखिए इसमें बताया गया है, ये हम डिस्कस करना भूल गए थे, इसमें बताया गया है कि ये मान लीजिए जो सर्कल है ये पूरा विश्व है, अब उसमें 17% जनसंख्या किस में रह रही है? भारत में। और 82.5% किस में रह रही है? पूरे विश्व में। तो भारत में कुल कितनी रह रही है? 17.5%। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो जो भारत है उसमें उसका क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है कुल। मतलब देखो जमीन कितनी कम है और लोग कितने ज्यादा रह रहे हैं। जबकि जैसे जमीन कितनी है? 2.4%, तो हमारी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए थी पूरे विश्व का? 2% या 4% होनी चाहिए थी। ठीक है, बस इतनी जनसंख्या होनी चाहिए थी, 4%। और है कितनी है? 17.5%। तो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे जो देश में लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं घनत्व के आधार पर भारत की जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। यानी कि एक क्षेत्र विशेष में कितने लोग रह रहे हैं वो क्या है? जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व मतलब एक स्क्वायर फीट में। देखो जैसे यहाँ यहाँ इन्होंने किस चीज से डिफाइन करा है? 2011 में भारत की जनसंख्या का घनत्व है 382, ठीक है, व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था। यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 382 लोग रह रहे हैं भारत की जनगणना के हिसाब से। कितने लोग रह रहे हैं? एक वर्ग किलोमीटर जमीन पर कितने लोग हो रहे हैं? 382। ठीक है, तो ये क्या है? ये घनत्व है। घनत्व है, अब देखो हर प्रदेश का घनत्व अलग अलग है ना। अब देखो राजस्थान का घनत्व बहुत कम है, अरुणाचल प्रदेश का घनत्व बहुत कम है, मतलब वहां जो लोग हैं एरिया के हिसाब से वो कम लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये मतलब है घनत्व का। ठीक है, नेक्स्ट है भारत विश्व के घने आबादी वाले देशों में से एक है। नेक्स्ट है केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान की जनसंख्या का घनत्व ज्ञात कीजिए। अब वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, गूगल से या किसी बुक से सर्च कीजिए कि जापान का और बांग्लादेश का जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व वो कितना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, देखिए आप अब तक समझ गए होंगे कि घनत्व का क्या मतलब होता है। अब देखिए, एक मिनट देखो ये है ना, पूरा चैप्टर हम एक ही पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट नहीं आएगा क्योंकि छोटा ही चैप्टर है, जल्दी ही डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए जैसे यूपी है, एक मिनट पेन दूसरा लेना पड़ेगा, रेडी मैंने ये ले रखा है, रेडी है। तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो इतनी पास पास रह रहे हैं, ठीक है, इतनी पास पास, ठीक है, बहुत ज्यादा पास पास लोग रह रहे हैं एक दूसरे के पास पास। अरुणाचल में लोग इतनी दूर दूर रह रहे हैं, ठीक है, आपके राजस्थान में लोग दूर दूर रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में दूर दूर रह रहे हैं, ठीक है, बिहार में पास पास रह रहे हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, बिहार का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान मध्य प्रदेश इनका जो जनसंख्या घनत्व है वो कम है। ठीक है, और ऊपर वाली तालिका में हमने देखा ही किस तरह से चीजें थी। नेक्स्ट हम देखेंगे 250 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। यानी कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका जो जनसंख्या घनत्व है वो एक वर्ग किलोमीटर की जगह में 250 से कम लोग रह रहे हैं। ठीक है, एक वर्ग किलोमीटर की जगह में 250 व्यक्ति से कम रह रहे हैं। वो कौन सा होगा? वो होगा मध्य प्रदेश होगा आपका, ठीक है, वो होगा आपका राजस्थान होगा। और देखो आप पता लगा सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो? इससे पता लगा सकते हो, ये जो जनसंख्या घनत्व दे रखा है, ये जो परसेंटेज दे रखी है जनसंख्या, देखो जम्मू कश्मीर का 250 से कम आएगा, है ना, छत्तीसगढ़ का 250 से कम आएगा, उत्तराखंड का 250 से कम आएगा, और ये आपका गुजरात का 250 से, ये तो आएगा मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से 5% है। राजस्थान का आएगा कम, मध्य प्रदेश का कम आएगा। तो ये कुछ राज्य हैं इनका जनसंख्या घनत्व कम आएगा, क्योंकि ये देखिए भूभाग इनका बहुत बड़ा है, उस हिसाब से जो जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। ठीक है, अब देखो इस मैप में ये चीज दिखाई गई है, क्या दिखाई गई है? प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि जो ग्रीन है वो 250 से कम वाला स्थान है, ठीक है, 250 से कम वाला स्थान है, और 250 से ज्यादा वाला है ये वाला, और बहुत ज्यादा वाला है ये वाला, और उससे ज्यादा वाला है ये वाला, और सबसे ज्यादा वाला है ये वाला। तो रेड में कौन कौन आ रहा है? एक तो हमारा केरल आ रहा है रेड में, पश्चिम बंगाल आ रहा है, बिहार आ रहा है, ठीक है,
इनका जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज्यादा है, और हमारी आ रही है दिल्ली, है ना। तो ये कुछ राज्य हैं जो ज्यादा घनत्व वाले हैं। कम घनत्व वाला कौन सा है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, उत्तराखंड है, हिमाचल है और जम्मू कश्मीर है। तो इस मैप को आप बहुत गौर से देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से प्रदेश में हमारे में जनसंख्या घनत्व कैसा है, ठीक है। और जनसंख्या का जो घनत्व है, देखिए ये इसमें अलग अलग कलर से दर्शाया गया है। तो आप मैप को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। इस वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, पॉज करके, और नहीं तो आपके पास बुक होगी, जब आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपके पास बुक है, तो बुक में बहुत ही इत्मीनान से ये देखना, 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से एनालाइज करना, तो आपको ये रट जाएगा कि किसका घनत्व ज्यादा है और किसका कम है, क्योंकि एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती है, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। अब मैंने मैप में आपको बता दिया, पहाड़ी क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायित्व है। ये चीज मैंने अभी आपको बताई कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होगी और कितनी नहीं होगी, ये किस पर डिपेंड करता है? वहां की भूगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है, वहां की सुविधाओं पर निर्भर करता है, किस राज्य में कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, वो इस पर निर्भर करता है कि वहां पर कितनी जनसंख्या होगी। क्योंकि व्यक्तियों को क्या चाहिए? सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ठीक है। जलवायु माने जलवायु का प्रतिकूलन, यानी कि वहां की जलवायु कैसी है, ठीक है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम है? वो सब मैंने अभी आपको मैप में बता दिया है। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी और कटे कटे छठे एवं पथरीले भूभाग, माध्यम से कम वर्षा, छिलछिली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है, ठीक है। उत्तरी मैदान भाग एवं दक्षिण में केरल की जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। उत्तर का मैदान में कौन आएगा? आ गया उत्तर के मैदान में आ गया आपका यूपी, बिहार, ठीक है, ये सब आ गया उत्तर के मैदान में। आपका पश्चिम बंगाल, ये सब किसमें आ गया? आपके उत्तर के मैदान में आ गया। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? उपजाऊ मिट्टी है, पानी की पर्याप्त मात्रा है, वर्षा होती है ठीक ठाक, यही सब चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने बताया उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या वाले घनत्व वाले 3 राज्य को नाम बताइए, ठीक है। अब देखिए नाम नाम भी हम एक बार देख लेते हैं जिसमें जनसंख्या का जो घनत्व है वो ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए उत्तर के पूछा है इन्होंने, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, ठीक है, ये हो गए 3 राज्य, है ना। इन 3 राज्यों का जो घनत्व है वो ज्यादा है, ठीक है। ऑरेंज कलर वाले, ऑरेंज वाले और रेड वाले जो है इनका जो घनत्व है वो ज्यादा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या में परिवर्तन किस तरह से होता है, ठीक है। किसी देश की जनसंख्या बढ़ रही है, किसी देश की जनसंख्या कम हो रही है, ये क्यों होता है? अब जैसे हमारे देश की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, अगर आप यूरोप में देखें तो वहां की जनसंख्या दिन पर दिन घट रही है, वहां पे लोगों की जो संख्या है वो घट रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए, बहुत कम लोग शादी नहीं करते हैं, कुछ लोग जो शादी करते हैं वो बच्चे नहीं करते हैं, कुछ लोग जो बच्चे कर रहे हैं वो केवल एक बच्चा पैदा कर रहे हैं और हद से हद 2 कर रहे हैं। और हमारे यहाँ आधी से ज्यादा जनसंख्या 2 से अधिक बच्चे कर रही है, ठीक है। तो जितने जन्म दर है वो प्रभावित करती है, मतलब कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो प्रभावित करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है या जनसंख्या में कमी हो रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए सब लोग एक एक बच्चा पैदा करेंगे, देखिए मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं किसी देश में, ठीक है। अब 100 व्यक्ति 2-2 बच्चे पैदा करते हैं, है ना, 2-2 बच्चे पैदा करते हैं तो कितने बच्चे पैदा होंगे? 200। अगर 100 व्यक्ति 100 एक एक बच्चा पैदा करता है तो कितने पैदा होंगे? 100, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर 2 बच्चे पैदा होंगे तो ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, एक बच्चा पैदा करेंगे तो कम जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन जनसंख्या को स्थिर रखने का सबसे सही तरीका है कि आप कम से कम 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2 बच्चे पैदा करेंगे तो जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 2 प्राणी है, ठीक है, 2 प्राणी की 2 संतान है, हस्बैंड वाइफ 2 प्राणी हो गए, उनकी 2 संतान होगी, ठीक है। 50-60 साल बाद जब 60 साल बाद जब माता पिता मर जाएंगे तो वो 2 बच्चे रहेंगे, फिर उन 2 बच्चों के 2 बच्चे होंगे, ठीक है। फिर वो 50-60 साल बाद मर जाएंगे तो वो क्या रहेगा? एक बैलेंस बना रहेगा 2 बच्चों से। 2 बच्चों का तर्क इसलिए दिया जाता है कि जब इस तरह से ही अगर रहे कि 2-2 बच्चे पैदा करेंगे सब, तो जो जनसंख्या है वो स्थिर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। परिवर्तनशील का मतलब है बढ़ती भी है किसी किसी देश की, किसी किसी देश की कम भी हो रही है। अब चाइना की बहुत स्पीड से कम हो रही है, जापान की बहुत स्पीड से कम हो रही है,
ठीक है। अब जनसंख्या कम हो रही है, उसकी वजह से वहां कुछ समय बाद प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? नए बच्चे पैदा नहीं होंगे। अब जब ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे तो वो युवा भी नहीं होंगे। ठीक है, युवा मतलब जो किसी देश के काम करने वाले लोग होते हैं, है ना। काम काम करने वाली आबादी कौन सी होती है? आपकी जो काम करने वाली आबादी होती है 15 साल के लड़के या लड़कियों से 59 ईयर साल तक काम करते हैं हमारे देश में, अनुमान ये है। ठीक है, कि 15 साल से और 59 ईयर साल तक काम करने की उम्र है लोगों की। तो अगर ये इस बीच के उम्र के लोग नहीं होंगे तो उस देश में काम करने वाले कम हो जाएंगे, तो वहां की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो कोई भी देश है उसकी आबादी कैसी रहती है? परिवर्तनशील रहती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। या ठीक है, नेक्स्ट है, यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं से होता है। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। प्रवास का मतलब है कि कोई भी ऐसा स्थान है जहां पर लोग आ रहे हैं। ठीक है, किसी कारण से आ रहे हैं। जैसे दिल्ली में ज्यादातर लोग आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ रोजगार मिलता है, यहाँ सुविधा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जनसंख्या यहाँ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ किस हिसाब से बढ़ रही है? 2 का 4 का 6 का 8, इस हिसाब से बढ़ रही है लगातार। और ये मुझे लगा है मैं कम ही बता रही हूँ, इससे भी ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। तो इसका मेन कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। नहीं, दिल्ली में हर साल बहुत सारे लोग दिल्ली में बसने के लिए आ रहे हैं, उनकी वजह से यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, पहला नंबर जो दिल्ली में जनसंख्या बढ़ रही है उसका ये है कि लोग दूसरे प्रदेशों से हमारे प्रदेश में यानी कि दिल्ली में रहने आ रहे हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा है जो दिल्ली है उसमें मृत्यु दर कम है। मृत्यु दर का मतलब है यहाँ मेडिकल की सुविधाएं बहुत है। जैसे जो जन्मजात बच्चे होते हैं वो यहाँ उन बच्चों की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि यहाँ मेडिकल सुविधाएं बहुत ज्यादा है। अब ये फ्री हो गया है हमारे भारत में कि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे पैदा करोगे तो आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो अब हमारे भारत में कोई भी लेडीज नहीं चाहती कि घर में बच्चा पैदा करें, क्योंकि जब फ्री में ही बच्चा पैदा हो जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा लेते हैं जो गरीब लोगों के पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो अब हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होगा तो वहां सुविधाएं घर के मुकाबले ज्यादा मिलेंगी, तो बच्चे के मरने के चांसेस कम होंगे। तो जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। या ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है तो वहां मृत्यु कम होगी, है ना। जैसे बीमार होते हैं आजकल, क्या है, कैंसर वैंसर का भी इलाज होने लगा है, तो मृत्यु दर हमारे देश की क्या है? कम होने लगी है। बहुत सारी बीमारियों का बहुत अच्छे से इलाज होने लगा है, तो मृत्यु दर कम हो गई है। तो ये भी एक कारण है जनसंख्या के बढ़ने का। जन्म दर यानी कि जन्म ले रहे हैं बच्चे इतने सारे, उसमें से कितने बच्चे जीवित रह रहे हैं? बच्चे, युवा, ठीक है, 20-22 साल के लड़के किसी भी बीमारी से नहीं मर रहे हैं क्योंकि अच्छी मेडिकल सुविधा है। तो इससे क्या होगा? हमारे देश की पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, और प्रवास भी एक कारण है। नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि किस तरह से होती है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है कि किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यानी कि किसी देश के जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है उसको 2 प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। किस हिसाब से वृद्धि हो रही है? पहली होती है सापेक्ष वृद्धि, दूसरी होती है निरपेक्ष वृद्धि। ठीक है, इसमें नहीं दे रखा है, आगे दे रखा है इसी चैप्टर में। तो सापेक्ष वृद्धि जो होती है वो किस तरह से होती है? प्रत्येक वर्ष या एक दशक दशक यानी कि 10 सालों में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। ठीक है, पहले की जनसंख्या यानी कि 2001 की जो जनसंख्या है को बाद की जनसंख्या के साथ घटा देंगे, यानी कि 2001 की जनसंख्या को 2011 की जनसंख्या से अगर हम घटा देंगे तो जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो क्या कहलाएगी? निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, आगे ना आपकी समझ में निरपेक्ष जनसंख्या क्या है? पीछे वाली जनसंख्या से हम आगे वाली जनसंख्या को घटा देंगे। मान लीजिए कि इसकी जो जनसंख्या थी वो थी 100 करोड़। ठीक है, 2001 में कितनी थी? 100 करोड़। और अब कितनी हो गई? अब हो गई 121 करोड़। ठीक है, अब घटा देंगे, कितना आया? 21। ठीक है, तो निरपेक्ष वृद्धि कितनी हो गई? 21, है ना। तो इस हिसाब से निकालते हैं हम निरपेक्ष वृद्धि को। जनसंख्या की वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे देखो ये दे रखा है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। देखो 1991 से सॉरी मैं हिंदी में बता देती हूँ आपको, नहीं सॉरी इंग्लिश में मैं आपको बता देती हूँ, आपको कई बार हिंदी में नहीं समझ में आता, कमेंट भी आती है कि मैम जो संख्या है उनको आप इंग्लिश में बोल दिया करो। 1951 से 1961 तक जो वृद्धि है वो कितनी परसेंट हुई है? 21%। ठीक है, नेक्स्ट है 24
फिर 24.66, फिर 23%, फिर 21%, अब 17%। ठीक है, 2001 से 2011 तक की जो जनगणना है उसमें जो वृद्धि दर है वो कितनी है, 17%। ठीक है, तो ये जो वृद्धि दर है वो कहीं ना कहीं अब हमारी यहाँ जो है वो घटने लगी है, यानी कि ठीक चलने लगी है अब, क्योंकि लोग समझदार हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो देश की जनसंख्या है वो कंट्रोल हो रही है ना। कंट्रोल तो हम लोगों को कोई करनी है, सरकारें कितनी भी नियम बना दे, अगर हम नहीं मानेंगे तो जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी। और अब मुझे लगता नहीं है कि सरकार को भी इस मामले में कुछ करने की जरूरत है। महंगाई इतनी हो जाएगी कि लोग खुद से ही जो जन्म दर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर किसी को पढ़ने वगैरह की सुविधाएं चाहिए, है ना, पढ़ने की, लिखने की, आगे बढ़ने के लिए, हर चीज के लिए पैसे लगते हैं। तो देखो ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं सापेक्ष, पिछले 10 सालों में सापेक्ष वृद्धि के और वार्षिक वृद्धि के। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं समझाने जैसा, आप देख लेना। इसमें इसमें इतना ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखते हैं, वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयास सफलता को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो काफी हद तक क्या है, सफल हो रहे हैं। देखो सफल हो रहे हैं ना, जो इंतजाम करे जा रहे हैं। पिछले 40 साल में जो वृद्धि दर थी वो बढ़े जा रही थी, लेकिन अभी क्या है, अब नीचे आने लगी है। ठीक है, नीचे आने लगी है, यानी कि जो प्रयास किए जा रहे हैं जनसंख्या को कंट्रोल करने की वो काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं। कामयाब हो रहे हैं इसलिए तो जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके बावजूद यानी कि इतने सारे इंतजाम करे जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट है वो अवेयर कर रही है कि भाई कम से कम बच्चे पैदा करो। ठीक है, बॉर्डर भी सील करे जा रहे हैं ताकि जो विदेश के लोग हैं वो आकर हमारी जनसंख्या ना बढ़ा दें। जैसे बांग्लादेश के लोग आ जाते हैं यहाँ रहने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान के भी आ जाते हैं, मौका देखकर आ जाते हैं, कभी अवेयर सब, म्यांमार के भी आ जाते हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो पहले बहुत ज्यादा संख्या में आ जाते थे, लेकिन अभी क्या है, जो हमारे बॉर्डर है उनको मजबूत किया गया है कि भाई कोई भी देश, पड़ोसी देश का व्यक्ति ना आए। और नेपाल और भूटान तो मुझे लगा है आधा सा नेपाल हमारे भारत में ही रहता है। ठीक है, नेपाल में इतने नेपाली होंगे उतने ही भारत में होंगे। तो पहले क्या था, बॉर्डर जो थे वो इतने ज्यादा, बॉर्डर की जो पर जो सेना थी वो इतनी ज्यादा सख्त नहीं थी, या जो बॉर्डर थे वो इतने ज्यादा सुरक्षित नहीं थे। जो इसी की वजह से जो लोग थे वो प्रवास के द्वारा हमारे भारत में आते रहे और हमारे भारत की जनसंख्या को बढ़ाते रहे। ये भी एक कारण है हमारे देश की जनसंख्या का लगातार वृद्धि होना। अब कमी इसलिए हो रही है क्योंकि हम अवेयर हो गए हैं और हम पड़ोसी देश के लोगों को फालतू में घुसने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। अब जनसंख्या वृद्धि की परिवर्तन की क्या प्रक्रिया है, वही है जो मैंने ऊपर बताया है, जन्म दर अधिक होना, मृत्यु दर कम होना। अब मान लो 10 बच्चे जन्म ले रहे हैं और 60-70 साल तक वो जी रहे हैं तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। लेकिन अगर 10 बच्चे जन्म ले रहे हैं और 5 ही लोग 60 साल तक पहुंच रहे हैं तो मृत्यु दर में वृद्धि है। ठीक है, मर ज्यादा रहे तो जनसंख्या क्या है, बैलेंस रहेगी। ठीक है, प्रवास अगर किसी देश में व्यक्ति ज्यादा आ रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ेगी और किसी देश से व्यक्ति जा रहे हैं तो जनसंख्या घटेगी। अफ्रीका के देशों की जो जनसंख्या घट रही है हाल फिलहाल में, उसकी मेन वजह यह है कि अफ्रीका के देशों से लोग देश को छोड़कर यूरोप में जाके बस रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको रोजगार मिल रहा है, रोजगार, कोई नौकरी मिल रही है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। और भारत का में क्या था, पहले तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा थे। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो हमारी मेडिकल सुविधाएं अच्छी नहीं थी तो बच्चे जन्म भी ज्यादा लेते थे और मर भी बहुत ज्यादा जाते थे। लेकिन अभी बीच में क्या हुआ, जो जनसंख्या जो इतनी ज्यादा बढ़ने लगी थी उसमें क्या होगा, तो जन्म दर तो उतनी हो रही थी जितनी पहले थी, लेकिन लोग जीवित ज्यादा रहने लगे थे। जीवित का मतलब है मेडिकल सुविधा मिल रही थी तो ज्यादा जीवित रह रहे थे, उसकी वजह से जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की जनसंख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अब देखो सीधी सीधी बात है कि मृत्यु दर और जन्म दर का हमें कैसे पता चलेगा, तो मृत्यु दर और जन्म दर का हमें पता चलेगा कि प्रति 1000, ठीक है, 1000 लोगों पर कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग जीवित रह रहे हैं। ठीक है, इसमें 100 में से नहीं निकाला जाता है इसका परसेंट, इसका जो परसेंट निकाला जाता है वो 1000 व्यक्तियों से निकाला जाता है। मेनली हम कितनी बहुत सारी चीजों का जो परसेंटेज निकालते हैं वो 100 पर निकालते हैं, इसमें हम किस पर निकालेंगे, 1000 पर। 1000 में से कितने लोग मर रहे हैं, 1000 लोगों ने जन्म दिया तो कितने लोग उसमें से मर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, हमारी मृत्यु दर कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मिनट देख लेते हैं हाँ बस यही रह गया, यही वाला पेज है, मैं जल्दी से कवर करवा देती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1980 तक उच्च जन्म दर
एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया है एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई है। ठीक है, 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट आ रही है। जन्म दर यानी कि अब जो बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग वो कम कर रहे हैं। पहले 6-7 तो सभी के पास होते थे बच्चे, है ना। कोई भी धर्म के लोग हैं उनके पास 6-7 बच्चे होते थे। लेकिन अभी क्या है, लोग अवेयर हो गए हैं, उनको पता चल गया है कि ज्यादा बच्चे करने से विकास नहीं होता है, उनको हम अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे, उनको अच्छे से नहीं खिला पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो जन्म दर है उसमें गिरावट आ रही है। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक क्या है। देखो, पहला घटक क्या था, जन्म मृत्यु दर। दूसरा मतलब मृत्यु दर जो है वो कम होना, उसकी वजह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही थी कि लोग कम मर रहे थे एक्सीडेंट से, बीमारियों से, महामारियों से, इनसे कम मर रहे थे। तो कम मरेंगे तो ज्यादा लोग जीवित रहेंगे, तो जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरा था जो जन्म दर थी वो बढ़ रही थी। ठीक है, मतलब बच्चे पैदा कर रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, जनसंख्या बढ़ रही थी। लेकिन 1981 1981 से क्या हो रहा है, धीरे धीरे जन्म जो दर है वो कम होती जा रही है। अब देखिए तीसरा घटक क्या है जनसंख्या की वृद्धि का, तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने को क्या बोलते हैं, प्रवास। प्रवास आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय हो सकता है। देखो, आंतरिक प्रवास क्या होता है कि आंतरिक प्रवास से मतलब है एक ही देश के लोग हैं, ठीक है, भारत के ही लोग हैं। अब मान लो उत्तराखंड के कुछ लोग दिल्ली में रहने आ रहे हैं, है ना, तो जनसंख्या पे कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा। पहले उनकी गणना कहाँ होती है, उत्तराखंड में, अब हो रही है दिल्ली में, तो जनसंख्या तो उतनी की उतनी रही, है ना। अब कुछ लोग पहले गांव में रह रहे थे, अब वो कहाँ गए, शहर में, तो जनसंख्या में कमी या वृद्धि थोड़ी ना हुई। जितने लोग गांव में रह रहे थे अब वो शहर में आके रहने लगे, तो पहले उनकी काउंटिंग कहाँ होनी थी, गांव में, अब कहाँ होगी उनकी काउंटिंग, शहर में। तो देश में तो उतने ही लोग रहेंगे। लेकिन जब ये जो इसको तो बोल देंगे आंतरिक प्रवास, यानी कि देश के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग रहने जा रहे हैं, तो जो आंतरिक प्रवास होता है उसकी वजह से देश की जो जनसंख्या है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, एक राज्य से निकल के आप दूसरे राज्य में रह रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है ना। दूसरा क्या कारण है, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय जो प्रवास होता है इससे फर्क पड़ेगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा, मान लो हमारे देश के 100 लोग यूरोप में जाके या इंग्लैंड में जाके रह रहे हैं, तो 100 लोग कम हो गए, चले गए, है ना। अब मान लो बांग्लादेश से 200 लोग आ गए यहाँ रहने के लिए, तो यहाँ की जनसंख्या क्या है, बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर प्रवासी आएंगे या जाएंगे तो उससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो परमानेंटली हमारे देश में रहने के लिए आ रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ेगी, और जा रहे हैं तो जनसंख्या कम होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि प्रवास का क्या मसला है। और अगर वो अंतरराष्ट्रीय है, आंतरिक है, यानी कि देश के ही भीतर आ रहे हैं या जा रहे हैं, किसी राज्य में नौकरी मिल रही है फ्री में, है ना, सुविधाएं मिल रही है फ्री में, जाके रह रहे हैं, तो उससे जो वो है जनसंख्या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, इसमें बोला जा रहा है भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। कैसा होता है, गांव से शहर में लोग रह रहे हैं। जो आंतरिक प्रवास होता है वो ऐसा होता है, ज्यादातर लोग जो है, जो शहरों में जितने भी लोग रह रहे हैं वो कभी ना कभी गांव से ही आए ना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अपकर्षण है। अपकर्षण का मतलब है कि वहां पर सुविधाएं कम है, वहां पर नौकरी नहीं है, वहां पर पानी की अच्छी सुविधा नहीं है, वहां पर रोड नहीं है, वहां पर स्कूल नहीं है, वहां पर हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है, ये सारी सुविधा नहीं है, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, गाँव को छोड़कर शहर में आ रहे हैं। अगर शहर गाँव में ये सारी सुविधा मिल जाएंगी तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे शहर में। शहर में आने की वजह ही ये है कि गाँव में सुविधाएं नहीं है। ठीक है, तो अपकर्षण का केंद्र बना हुए हैं गाँव। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी एवं बेरोजगारी का प्रतिकूल अवस्था है तथा नगरों का अभिकर्षण, अभिकर्षण मतलब अपनी तरफ खींच रही हैं। शहर क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि शहर में क्या है, सुविधाएं, रोजगार है, यानी कि नौकरी मिल जाती है, अच्छे स्वास्थ्य सुविधा मिल जाती है, ठीक है, डॉक्टर्स हैं, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही नहीं प्रभावित करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से भी नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की संरचना भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जो जनसंख्या है वो नियमित वृद्धि हो रही है। ठीक है, अभी मैं दिल्ली की उदाहरण दे रही थी ना, दिल्ली की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, ऐसा नहीं है यहाँ के लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं उसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि दिल्ली में बहुत सारे प्रदेशों के लोग आ रहे हैं, बिहार के, झारखंड के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, यूपी के, उत्तराखंड के, हिमाचल के, जम्मू कश्मीर तक के लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली में आते हैं। ठीक है, 1991 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी,
यानी कि भारत में जितने भी लोग थे उसमें से केवल 17% जो लोग हैं, लगभग 17% लोग कहाँ रह रहे थे, शहर में। अब जब 2011 में गणना हुई तो ये बढ़कर कितने हो गए, यानी कि 31% लोग कहाँ रह रहे थे, फिर शहर में रह रहे थे। अब जो जब 2001 में जनगणना हुई तो कितने लोग रह रहे थे शहरों में, ये रह रहे थे 53, मतलब 53% जो लोग हैं वो शहर में रह रहे थे। अब 2023 में जनगणना होगी तो ये कितने लोग शहर में रह रहे होंगे, शहरों की में रहने वाले लोगों की जनसंख्या अब अधिक हो गई है, ठीक है। कितनी हो जाए, लगभग 60% जो लोग हैं वो शहर में रह रहे हैं, 40% जो लोग हैं वो गाँव में रह रहे हैं। जबकि अगर जब हमारा देश आजाद हुआ था, हम जब की बात करें तो कितने लोग शहर में रह रहे थे, 17%। 17% केवल शहर में रह रहे थे। अगर हम आज की बात करें, 2024 की बात करें, तो 60% लोग जो हैं वो शहर में रह रहे हैं और 40% लोग जो हैं वो गाँव में, ठीक है। 49 का मतलब आप 60 ही मान लीजिए, ठीक है। ये 2013 के हिसाब से दे रखा है, मैं 2024 के हिसाब से बता रही हूँ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं किशोरों की संख्या। अब किशोरों की संख्या से क्या मतलब है जनसंख्या में, वो हम जानेंगे। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है, ठीक है। मतलब 5वां भाग क्या है, जनसंख्या का किशोर है। प्राय किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु के होते हैं, ठीक है। टीनेजर एज बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, किशोर को बोलते हैं टीनेजर एज। अब देखो टीन कहाँ से लगना स्टार्ट होता है, ठीक है। 13 देखो इसमें 10 से 19 साल तक दे रखा है, लेकिन जो एक्चुअल में होता है, जो ज्यादातर मैंने किताबों में पढ़ा है, वो 13 से और 19 तक होता है। टीन लगा होता है ना, टीन एज बोलते हैं किशोरावस्था को, ठीक है। यानी कि 13 से 19 साल तक की, लेकिन इसमें 10 से 19 साल तक की दे रखा है तो आप इसको मानिए, ठीक है। आयु वर्ग के होते हैं किशोर। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, जो 10 से 19 साल का बच्चा है, आप उसको कुछ भी सिखा दीजिए वो सब कुछ सीख लेगा, ठीक है। डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मैकेनिक बनाना है उसको, ठीक है। उसको कार बनाने की विद्या सिखानी है, मोटरसाइकिल बनाने की विद्या सिखानी है, घर बनाने की, मकान बनाने की, जो भी आपको सिखाना है आप उसको वो सिखा दीजिए और वो वही बन जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी देश के जो युवा हैं, जो किशोर हैं, वो क्या कर रहे हैं। और आजकल के किशोर क्या कर रहे हैं, आजकल के किशोर देख रहे हैं टीवी सीरियल, और टीवी सीरियल से भी ज्यादा गंदी चीज क्या है, वीडियो गेम। अगर आपका मोबाइल 3 साल चलेगा, ठीक है, नॉर्मली आप उसमें वीडियो देख रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप उस पर गेम खेलने लगे तो वो केवल 1.5 साल या 1 साल ही चलेगा। मोबाइल की भी वैलिडिटी, मोबाइल की भी जो टाइम है, लाइफ टाइम है, वो कम होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, आपका दिमाग भी खराब हो रहा है, एक ही चीज में घुसे पड़े हो। अगर वीडियो गेम में जीत जाओगे हार जाओगे, आपकी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फर्क पड़ेगा कि आपने 2 घंटे 3 घंटे उस वीडियो गेम में अपने खराब कर दिए, जिसमें आप पढ़ सकते थे। अगर आप नहीं पढ़ते, खेल में लेते, ठीक है, बैट बॉल खेल जाते, फुटबॉल खेल लेते बाहर, तो आपका शारीरिक विकास होता। खुले में खेलोगे तो आपका मानसिक विकास होगा, है ना। तो इससे किशोरों को फायदा होगा। तो किसी देश के किशोर किस दिशा में जा रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि उस देश का जो आर्थिक विकास है वो कैसा होगा, ठीक है। और हमारे देश के ज्यादातर युवा जो हैं, ज्यादातर जो किशोर हैं, वो गलत दिशा में जा रहे हैं। ये जो मोबाइल चल रहा है ना, अगर मोबाइल से आपके बहन भाई या आपके बच्चे दूर है तो ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा मोबाइल में घुसे रहते हैं तो फिर उनके लिए खराब है ये चीज, क्योंकि उनका विकास नहीं हो पा रहा है ना। शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। परिवार के लिए खराब है, क्योंकि वो फिर आगे जाके अच्छा कमा नहीं पाएंगे। और देश के लिए तो खराब है ये, जब वो एक अच्छा युवा पढ़ लिख नहीं पाएगा, उसका शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, वो देश के लिए कुछ नहीं करेगा, तो वो देश पे एक बोझ है, ठीक है। मानव संसाधन कब बनते हैं, जब बनते हैं जब हमारे स्किल्स आती है, हमें कुछ काम करना आता है, जब भी तो बनते हैं मानव संसाधन। और हमें कुछ काम ही करना नहीं आता तो हम कैसे संसाधन बनेंगे। नेक्स्ट है, किशोरों के लिए पोषण तत्व की आवश्यकता बच्चे तथा वयस्क से अधिक होती है, यानी कि उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाना चाहिए। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, विकास अवरोध हो जाता है। परंतु भारत में किशोर को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त है, यानी कि जितना उनको दाल चावल मिलने चाहिए उतने उनको नहीं मिल रहे हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित है, यानी कि उनमें खून की कमी है। लड़कियों में मोस्टली ये कमी पाई जाती है, आप सब लोगों को पता है कि लड़कियों में खून की कमी क्यों पाई जाती है, ठीक है। बहुत सी किशोर बालिकाएं इससे पीड़ित है। किशोर बालिकाओं में अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता बनाना चाहिए, यानी कि लड़कियों को क्या है, जागरूक करना चाहिए कि भाई तुम्हारे अंदर खून की कमी है तो तुम इस तरह का खाना खाओ जिससे तुम्हारी खून की पूर्ति हो। और मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, आप कितने भी गरीब हैं, ठीक है, आप कितने भी गरीब हैं, मार्केट में चुकंदर बिकती है, 30 से 40 रुपए किलो बिकती है,
लड़कियों को कम से कम हफ्ते में एक चुकंदर खा लेना चाहिए, है ना। लड़कियों को खा लेना चाहिए, और जो लड़के हैं वो भी खा सकते हैं, लेकिन लड़कियों में ज्यादा खून की कमी होती है तो मैं उनको सजेस्ट कर रही हूँ। लड़के भी खा सकते हैं। चुकंदर बहुत सस्ता आता है, 1 किलो चुकंदर आप 1 महीने में अगर खा लेंगे, कोई भी बच्चा कोई भी बड़ा खा लेगा, उस वो उसके कभी खून की कमी नहीं हो सकती। ठीक है, अनार वनार के चक्कर में मत पड़ो, अनार खरीदने की हैसियत सबकी नहीं होती। ठीक है, 100-150 रुपए किलो आते हैं अनार, तो हर कोई व्यक्ति नहीं खरीद पाता। तो आप ये मत सोचिए कि अनार में ही सारा खून लटका पड़ा है ना। अनार से ज्यादा खून बनाएगा वो आपका चुकंदर बना देगा। मान लो 4 अनार बराबर एक चुकंदर होता है, 4-5 अनार बराबर। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसों की सुविधा नहीं है, पैसे कम है आपके पास, चुकंदर लाओ और खाओ और स्वस्थ रहो, है ना। तो ये सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चुकंदर जो है हर मार्केट में मिल जाता है आसानी से। ठीक है, और उसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और चुकंदर का आप जूस बनाकर भी पी सकते हैं। नेक्स्ट है परिवारों के आकार को। अब देखो, राष्ट्र की जनसंख्या नीति क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। परिवार कल्याण कार्यक्रम की जिम्मेदारी एवं सुनियोजित प्रतित्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। ठीक है, मतलब जनसंख्या के नियंत्रण के लिए भी टाइम टाइम पर क्या बनाई जाती है, नीतियां बनाई जाती हैं। अब ये हमारे जो देश में क्या है नीति, कि भाई 2 बच्चे होने चाहिए। जो फौजी हैं, अगर उनका तीसरा बच्चा पैदा उन्होंने कर लिया तो गवर्नमेंट उसको सुविधाएं नहीं देती है। ठीक है, अब ऐसा सुनने में आया है कि यूपी सरकार भी ऐसा करने वाली है कि 2 बच्चों से ज्यादा अगर आपके पास है तो वो सुविधाएं नहीं देंगे। ठीक है, जो सरकारी सुविधाएं वो दो तीसरे बच्चे को नहीं मिलती है। तो इस तरह की चीजें हैं। अब जैसे जो जिन लोगों की सरकारी नौकरी है ना, उनको जो खाने की पीने की जो फैसिलिटी दी जाती है वो 2 बच्चों तक ही दी जाती है, तीसरे बच्चे के लिए नहीं दी जाती है। इसलिए ज्यादातर जो सरकारी नौकरी में लोग होते हैं उनके 2 ही बच्चे होते हैं, तीसरा बच्चा उनका नहीं होता है। ठीक है, उसकी मेन वजह यह है कि सरकार की तरफ से तीसरे बच्चे को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो इस तरह की जो नीतियां लाती है गवर्नमेंट, उसका मकसद क्या होता है, जनसंख्या को कंट्रोल करना। कहीं कोई कोई देश ऐसे हैं जिसमें तीसरा बच्चा अगर आप पैदा करोगे तो आपको उल्टा सरकार पैसे देगी। जिन देशों की जनसंख्या कम हो रही है उन देशों के लोग जो सरकार है वो सुविधा दे रहे हैं कि अगर तुम 3 बच्चे या 4 बच्चे पैदा करोगे तो गवर्नमेंट तुम्हें इतने पैसे देगी या तुम्हारे बच्चे का फ्री में एजुकेशन रखेगी। ठीक है, जो तीसरा या चौथा बच्चा होगा। तो ऐसा यूरोप की कई सारी कंट्रीज में हो रहा है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, राष्ट्रीय नीति 2000 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने और व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने, परिवार नियोजन को एक जन केंद्र कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचे प्रदान किए हैं। यानी कि सरकार ने कितने सारे जो नियम बना रखे हैं जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, वो ये है। ठीक है, कि जन्म दर को उन्होंने कम करने का कोशिश करा है। ठीक है, मृत्यु दर को उन्होंने कम करने की कोशिश करा है, और उन्होंने जो शादी की उम्र है वो बढ़ाया है, ताकि जो लड़कियां हैं वो सही उम्र की लड़कियों की अगर शादी होगी तो वो समझ पाएंगी, अपना भला बुरा जान पाएंगी। वो समझ पाएंगी कि बच्चे 2 ही अच्छे। ठीक है, ये वाली चीज है। और बहुत सारी चीजें हैं, जब लड़की बड़ी होती है या लड़का भी थोड़ी बड़ी उम्र का होता है तो वो समझ पाता है गंभीरता से चीजों को। ठीक है, और कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं चीजों को। तो इसलिए शादी की जो उम्र है थोड़ी ज्यादा ही होनी चाहिए। अब जो निर्धारित है हमारे देश में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 18 साल सरकार ने निर्धारित करी है कि लगभग 21 साल की लड़की होनी चाहिए शादी के लिए। ठीक है, 21 से 22-23 साल तक भी अगर शादी कर रही है तो ठीक है। ठीक है, नॉर्मल है। 18 साल की लड़की तो बहुत छोटी होती है, उसमें बिल्कुल दिमाग नहीं होता है कि वो एक परिवार को चला सके। वो जिन बच्चों को जन्म दे रही है, 2 या 3 बच्चों को जिनको जन्म दे रही है, वो उनका ठीक से पालन पोषण कर सके। 18 साल की उम्र की लड़की में बिल्कुल अकल नहीं होती है उतनी। ठीक है, 21-22 साल की उम्र में थोड़ी बहुत अकल उसमें होती है। और जो ठीक से मैच्योर होती है वो 25 साल की लड़की जो होती है वो मैच्योर होती है। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी, अच्छा करेगी। ठीक है, कम से कम इतनी उम्र होनी चाहिए। लड़के की भी 27-28 साल की उम्र होनी चाहिए शादी, ये मेरा मानना है। ठीक है, बाकी भाई जिसकी जैसा मर्जी कर रही है वो वैसा कर सकता है। मानना है तो आप सरकार की बात भी मान सकते हो, मेरी बात भी मान सकते हो, और नहीं मानना है तो आपका जैसा मन आए वैसा आप करो। ठीक है, और बाकी नुकसान आप खुद झेलोगे। आपके परिवार में अगर जनसंख्या ज्यादा रहेगी तो
आपको खुद ही झेलना पड़ेगा, खुद ही खर्चा उठाना पड़ेगा और खुद ही कमा के लाना पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं, आपको जो करना है वो कर सकते हो। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आगे आपको इसके एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी बोली हैं जो आपको पसंद नहीं आई होंगी, तो उनको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सबका रिप्लाई करूंगी। ठीक है, जो आपको अच्छा लगा है वो भी बताना, जो आपको बुरा लगा है वो भी बताना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, आप टीजीटी, पीजीटी, सीटेट या यूपीएससी की या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मेरे को, ताकि इसी तरह से मैं कंटेंट लाती रहूँ, आप लोगों को अच्छे से समझाती रहूँ। ठीक है, चैनल चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, कभी कभी मैं निराश हो जाती हूँ और मैं वीडियो भी अपलोड नहीं करती हूँ कि कौन ही देख रहा है, 10-20 लोग देख रहे हैं, 50-100 लोग देख रहे हैं, उससे क्या हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे को मोटिवेशन दिया करो। मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक करा करो, कमेंट करा करो और शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंडों के साथ। ठीक है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।